लंबे इंतजार के बाद केंद्र की एनडीए सरकार आखिरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश कर रही है। बीजेपी ने इसको लेकर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। कई दिनों की मशक्कत के बाद वो दिन आ गया जब सरकार अपने महत्वाकांक्षी विधेयक को संसद के पटल पर पेश करने जा रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वो ये है कि बिल के विरोध में विपक्षी दलों की लामबंदी क्या केंद्र सरकार के इस अहम बिल को संसद में लटका सकती है? आंकड़ों को देखें तो ऐसा नहीं लगता। लोकसभा हो या राज्यसभा, सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है जिसके दम पर वो आराम से वक्फ बिल को पास करा सकती है। बावजूद इसके इस बिल को सदन में पेश करने में केंद्र सरकार को आखिर इतना संकोच क्यों हुआ? क्या एनडीए के कुछ घटक दलों के साथ बिल को लेकर बीजेपी अभी भी आम सहमति नहीं बना पा रही है? और क्या जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी जैसे एनडीए के साथी, जिनके वोट बैंक में मुसलमान भी शामिल हैं, वक्फ बिल में संशोधन को लेकर सशंकित हैं? नहीं तो क्या वजह रही कि मसौदा तैयार है, जेपीसी की रिपोर्ट स्वीकार हो चुकी है, कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है, संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन सरकार वक्फ संशोधन विधेयक अभी तक सदन में पेश नहीं कर पा रही थी। वक्फ बिल पर केंद्र सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इस कानून की राह में लगता है एनडीए के घटक दल जरूर भटक रहे हैं। शुरुआत आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से करते हैं। नायडू एनडीए का हिस्सा हैं, पीएम मोदी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। वो मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम करने की बातें भी करते हैं, लेकिन जितना जरूरी उनके लिए एनडीए में रहना है, उतना ही जरूरी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना भी है। रमजान के महीने में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और मुसलमानों को ये भरोसा भी दिलाया कि वो हर हाल में वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेंगे। ఇలాంటి ఒకటి రెండు కార్యక్రమాలు కాదు, మొట్టమొదటిసారిగా మౌజములకి, ఇమాములకి హాన్రోరియం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మళ్ళీ 5,000 రూపాయలకు పెంచాం, 10,000 రూపాయలకు పెంచాం. ఎవరైతే ఇమాములు ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ప్రభుత్వ కాజీల కింద వాళ్ళు నియమించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఆర్థిక సహాయం చేశాం, అనేక కార్యక్రమాలతో ముందుకు పోయాం. ఈరోజు నేను ఒకటే మీకు తెలియజేస్తున్నా, ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే 5,000 కోట్ల రూపాయలు, 5,300 కోట్లు పెట్టాం. పోయిన సంవత్సరానికంటే 1,300 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ పవిత్రమైన మాసంలో మీరందరూ కూడా మీరు సంపాదించుకున్న డబ్బుల్లో కొంత ఖర్చు పెడతా ఉంటారు పేదల కోసం. ప్రత్యేకంగా జకాత్ అనే కార్యక్రమం పెట్టుకొని ఈ జకాత్తో పేదలకు సహాయం చేసే గుణం ఉండే కమ్యూనిటీ ఈ ముస్లిం సోదరమండలి అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. నేను అందుకే ఈ పవిత్రమైన మాసంలో నేను ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. జీరో పావర్టీ P4 కార్యక్రమం. ఆ కార్యక్రమం ప్రకారం మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే డబ్బులుండే టాప్ 10%, డబ్బులు లేని కింద నుండే 20%కి పూర్తిగా సహకరించాలనే నినాదంతో ముందుకు పోతున్నాను. దానికి పేరు కూడా పెట్టాను, మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం. ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో వాళ్ళని మార్గదర్శిగా పేరుతో పిలుస్తాం. अब बात एनडीए के घटक नंबर 2 जेडीयू की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार रमजान के महीने में कई इफ्तार पार्टियों में शामिल हो चुके हैं।
अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर खुद इफ्तार का आयोजन भी किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा हो या नरेंद्र मोदी का। बीजेपी के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को बचाए रख पाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उनकी कश्मकश भी समझी जा सकती है। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कंफ्यूजन का फायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कंफ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ शंकाएं चिराग पासवान के मन में भी थीं। चिराग भले ही खुद को मोदी का हनुमान कहते हों, लेकिन कई मौकों पर वो अलग राह पकड़ते हुए भी नजर आते हैं। मसलन सावन के महीने में जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया था, तो चिराग ने इसका विरोध किया था। सड़क पर नमाज पढ़ने और यूसीसी जैसे विषयों पर भी उनकी राय बीजेपी नेताओं से भिन्न रह चुकी है। चिराग का कहना है कि वो चाहते थे कि वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी में भेजा जाए। जेपीसी में वक्फ से जुड़े सभी हितधारकों ने अपनी बातें रखी। आगे जब बिल सदन में पेश होगा तो उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाई, वक्त पे हम लोगों ने अपना स्टैंड शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट करके रखा था कि ये बिल कम से कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। कुल मिलाकर चाहे टीडीपी हो या जेडीयू और एलजेपी, बीजेपी के ये सभी सहयोगी अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। हर कोई चर्चा के दौरान अपना रुख स्पष्ट करने की बात कर रहा है। उधर वक्फ संशोधन बिल की पुरजोर मुखालफत कर रहे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर इन पार्टियों ने बिल का विरोध नहीं किया तो मुसलमान इसे जिंदगी भर याद रखेंगे।
आइए अब दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि इस बिल को पास कराना सरकार के लिए कितना सुलभ या दुर्लभ है। लोकसभा का नंबर गेम देखें तो मौजूदा वक्त में निचले सदन की स्ट्रेंथ 542 है, जिसमें 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सांसदों की संख्या 293 है, जो बिल पारित कराने के लिए 272 के जादुई नंबर से 23 सांसद ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास कुल 99 सदस्य हैं। बाकी घटक दलों को मिलाकर विपक्षी खेमे का संख्या बल 233 सांसदों तक ही पहुंचता है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियां हैं जो फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं है कि ये कोई प्रभाव डाल सके। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो सदन की स्ट्रेंथ इस समय 236 सदस्यों की है। इसमें बीजेपी का संख्या बल 98 है। गठबंधनों के लिहाज से देखें तो एनडीए के 115 सांसदों में अगर 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ दिया जाए तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच रहा है, जो विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 अधिक है। कांग्रेस के 27 सदस्यों को मिलाकर विपक्ष के पास कुल 85 सदस्य हैं। मतलब साफ है कि यहाँ भी आंकड़ा सरकार के पक्ष में ही है। बिल को पास करा लेने की शक्ति भले ही केंद्र सरकार के पास हो, लेकिन वो इसे संख्या बल के दम पर नहीं बल्कि आम सहमति से पास कराना चाहती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों और सहयोगियों की मांग पर इसे जेपीसी में भी भेजा गया था। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लेकर जिस तरह का आक्रामक रुख अपना रखा है, उससे सदन में चर्चा के दौरान भी आम सहमति बनना संभव नहीं लगता।